बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उस पे आज हम पहुंच आए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स पे। और रिप्रेजेंटेटिव्स का जो सेक्शन है 172 रिप्रेजेंटेटिव। आज के लेक्चर में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है सेल्स टैक्स के हवाले से। सेल्स टैक्स की मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें आजकल QR कोड का इश्यूज चल रहे हैं कि अगर कोई सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन का पोर्टल तक असेस करना चाहे तो उसमें FBR ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि आप जब भी उसे ओपन करने लगेंगे तो पहले कोड आएगा उसके ओनर के पास और वो फिर आपको कोड भेजेगा और इसमें आसान ऐप करेगा, जिसके बारे में मैंने सारा वीडियो में बता दिया था। तो वो काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन उसका कुछ आसान हल बता रहे थे, मैंने भी आपको बताया और बाकी लोग भी बता रहे थे कि वो अगर आप उसको अपने लिंक में ऐड कर लें और उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स अंडर सेक्शन 172 जो है कंसल्टेंट हजरात अपने सारे रजिस्टर्ड पर्सन को उस लिस्ट में शामिल कर लें और लिंक के में उसके पास एक्सेस आ जाएगी और वो खोल सकेंगे। तो ये बात यहाँ तक हो गई थी पीछे जो एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने ये बताया था क्योंकि मैं लकली इंसिडेंटली इस चैप्टर पे पहुँच आया था रिप्रेजेंटेटिव्स पे और मैंने रिप्रेजेंटेटिव्स के रिलेटेड आपको अभी बताना था, तो वहाँ भी आगे रिप्रेजेंटेटिव्स के पास बारे में कुछ एम्बिग्विटीज़ हो रही हैं कि वो सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होगा। कुछ कह रहे हैं कि हम उसमें कर लेंगे, हमें क्या है, टैक्स पेयर खुद जिम्मेदार होगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि इस वीडियो को आपने देखा होगा कि वो शॉर्ट टाइम पे स्टॉप हो गई, उसको इसलिए किया कि रिप्रेजेंटेटिव्स के रिलेटेड लॉ क्या कहता है उसको हम पहले पढ़ें ताकि आपको पता हो बाई लॉ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उसको अपने लिंक में ऐड कर लेते हो अंडर सेक्शन 172 तो उसमें आपको नुकसानात क्या हो सकते हैं, आपकी कहाँ तक आप सेफ हैं, टैक्स पेयर की जिम्मेदारियाँ क्या कंसल्टेंट पे पड़ जाएंगी, तो जहाँ टैक्स के जो ऑफिसर हैं उनके हवाले से कि वो चेक करते हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को किस हद तक चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट है टैक्स ऑफिसर्स के लिए, टैक्स के कंसल्टेंट्स के लिए और जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनके लिए, और सबसे बढ़ के CA के स्टूडेंट्स, ICMA के स्टूडेंट्स और लॉ के जो टैक्सेशन पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसको गौर से सुनिएगा कि लॉ क्या कहता है, रिप्रेजेंटेटिव्स के मतलब लॉ क्या कहता है। वो सारी जो लॉ की सिचुएशन है वो मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन है 172 रिप्रेजेंटेटिव्स। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एनी सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 and 3 रिप्रेजेंटेटिव्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन फॉर द टैक्स ईयर मीन्स। तो अब इस सब सेक्शन 1 की आगे 2 क्लासेस दी हुई हैं। उन क्लासेस में बताया गया है कि रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होगा और रिप्रेजेंटेटिव्स के अपना किस को कहेंगे। तो सबसे पहले क्लास ए है। क्लास ए है वेयर द पर्सन इज एन इंडिविजुअल, कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है लेकिन उसको लीगल डिसेबिलिटी है। लीगल डिसेबिलिटी क्या है कि वो मतलब कोर्ट्स में कहीं जाके पेश नहीं हो सकता। द गार्डियन आर मैनेजर हु रिसीव्स आर entitled to receive the income on behalf of for the benefit of the individual। तो उसका जो गार्डियन होगा एक इंडिविजुअल है, उसकी जो इनकम आ रही है उसका जो रिसीवर है उसका मैनेजर हो सकता है या कि उसका कोई गार्डियन हो सकता है। तो वो लीगली डिसेबल है कि अपीयर नहीं हो सकता किसी फोरम में, तो उसका जो गार्डियन है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा या फिर जो उसका मैनेजर है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्लास बी है वेयर द पर्सन इज अ कंपनी अदर देन द ट्रस्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो जब भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसमें एक प्रिंसिपल ऑफिसर नॉमिनेट किया जाता है। जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा कंपनी की शक्ल में। तो इसमें ट्रस्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को निकाल दिया गया है, वो आगे उनके बारे में आएगा तो वो भी पढ़ेंगे। वेयर अ पर्सन इज अ ट्रस्ट,
declared duly executed the instrument in writing whether testimony or otherwise including the waqf deeds are with the valid under the Mussalman Waqf Validation Act 1913 4 of 13 any trustee of the trust। तो ट्रस्ट में जो होगा कोई ट्रस्टी जो है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो जहां बात आती है गवर्नमेंट्स की, तो वेयर द पर्सन इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर द लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान एनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट मनी ऑन द फंड्स ऑन बिहाफ द पर्सनल गवर्नमेंट आर लोकल गवर्नमेंट, कि जो बंदा उसका रिस्पॉन्सिबल है कि जो फंड्स गवर्नमेंट के आ रहे हैं और जो फंड खर्च हो रहे हैं उनका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। तो इसी तरह वेयर द पर्सन इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन के पार्टनरशिप है। तो जब पार्टनरशिप होती है तो आपको पता है उसमें लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, तो वो हर पार्टनर जो होता है वो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द एसोसिएशन आर इन केस ऑफ फर्म एनी पार्टनर इन द फर्म। फर्म जब होगी तो कोई भी पार्टनर, लेकिन एओपी जो होगी उसमें जो प्रिंसिपल ऑफिसर डिक्लेयर होगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट में भी जैसे प्रोविंशियल और बाकी गवर्नमेंट्स में हमने कहा कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अकाउंटिंग रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ मनी का वही उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो अब बात करते हैं हमारी क्लास है जी, वेयर द पर्सन इज अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर है, आर द फॉरेन गवर्नमेंट आर द पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट एनी इंडिविजुअल person for accounting for receipts and payment of the money of fund payment on behalf of the organization of the government or public, जैसे कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो उसका फंड्स के रिसीट्स और पेमेंट्स का जिम्मेदार है वही रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब सब सेक्शन 2 है, वेयर द कोर्ट ऑफ वार्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटर जनरल आर द ऑफिशियल ट्रस्टी आर एनी रिसीवर ऑफ द manager appointed by under and the order of the court receiver entitled to receive income on behalf of the benefit of the person, कि जहाँ कोर्ट कोई रिसीवर अपॉइंट कर देता है कि वो पर्सन के बेनिफिट के लिए वो रिसीवर जो होगा वो इनकम रिसीव करेगा और डिसबर्स करेगा। सच कोर्ट ऑफ वार्ड एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफिशियल ट्रस्टी रिसीवर और मैनेजर जो भी कोर्ट अपॉइंट करेगा उसको हम कहेंगे शैल बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन फॉर द टैक्स ईयर फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो सबसेक्शन 3 है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 एंड 5 जो आगे हमने पढ़ने हैं उनको कहता है जी मद्देनज़र रखते हुए, वेयर द पर्सन इज़ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फॉर द टैक्स ईयर शैल बी एनी पर्सन इन पाकिस्तान, कि नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो अब उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो रिप्रेजेंटेटिव उसका जो है किसी पर्पज़ के लिए जो पाकिस्तान में बंदा है वो होगा। उसके लिए आगे क्लासेस बताई गई हैं कौन सा है, हु इज़ द एम्प्लॉयड बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर्सन, के नॉन रेजिडेंट पर्सन की बिहाफ पे एम्प्लॉयड किया गया है। हु हैज़ एनी बिजनेस कनेक्शन विद द नॉन रेजिडेंट पर्सन, यहाँ कोई बिजनेस कनेक्शन है उसका लेन देन है नॉन रेजिडेंट के साथ तो उसको, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी की है। इन दिस क्लास द एक्सप्रेशन बिजनेस connection includes the transfer of an asset or business in Pakistan by a non-resident person, का मतलब यह है कि कोई भी एसेट ट्रांसफ़र जिसके नाम पे पाकिस्तान में किया गया नॉन रेजिडेंट ने उसको कहेंगे। क्लास सी है, फ्रॉम एंड थ्रू होम द नॉन रेजिडेंट पर्सन इज़ द रिसिपेंट ऑफ इनकम वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन बाहर बैठा है उसकी जो इनकम इधर रिसीव कर रहा है और उसको भेज रहा है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो हमने जो इसमें आइडिया लगाया कि जो उस इनकम का रिस्पॉन्सिबल है जो उस अदारे को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को, एओपी को और फिर नॉन रेजिडेंट पर्सन को आ रही है इनकम और डिसबर्स हो रही है जिसके थ्रू आगे भेजी जा रही है, वो जो है मेन रिप्रेजेंटेटिव है। who holds or control the receipts or disposal of any money belonging to non-resident person, के बिहाफ पे जो अमाउंट को होल्ड करता है, रिसीव करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा। और रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है ये, क्योंकि ला हम इसका पढ़ रहे हैं तो इस हवाले से ये आपने ज़हन में रखना है।
सब सेक्शन ई है, हु इज़ द ट्रस्टी ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, का कोई ट्रस्टी अगर है तो वो होगा। हु इज़ डिक्लेयर्ड बाय द कमिश्नर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर्सन, या फिर के कमिश्नर के डिक्लेयर कर देता है या कमिश्नर के पास डिक्लेयर की जाती है कि ये रिप्रेजेंटेटिव होगा। जैसे कि मैंने बात बताई कि वो लिंक में जब आप 181 का फॉर्म फिल करेंगे, जैसे कि वो सेल टैक्स का पर्पज़ हल करने के लिए आप उसको सोच रहे हैं, इसी तरह से वो जो होगा उसका लिंक में जो बंदे को ऐड किया जाएगा बीइंग अ 172 अंडर सेक्शन 172 एज ए रिप्रेजेंटेटिव, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। सब सेक्शन 4 है, ए बोनाफाइड इंडिपेंडेंट ब्रोकर इन पाकिस्तान who in respect of any transaction does not deal directly with or on behalf of the resident principal but deals with through the non-resident broker shall not be treated as a representative of non-resident principal in respect of such transaction। तो अब बात हो रही है इस तरह से कि एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है, सपोज वो जर्मनी में बैठा हुआ है, उसका आगे एक ब्रोकर है जो कि उसकी प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड सेल कर रहा है। जैसे कि रूटीन में जर्मन बहुत सारी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो उसका एक सब ब्रोकर उधर है, और एक ब्रोकर बैठा हुआ है पाकिस्तान में जिसका डायरेक्टली जो है प्रिंसिपल से या नॉन रेजिडेंट पर्सन से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन उसका तल्लक है उस ब्रोकर के साथ। तो उस सिचुएशन में जो पाकिस्तानी ब्रोकर है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन है उसकी दो क्लासेस बताई गई हैं। क्लास ए है, ट्रांजैक्शन आर कैरीड ऑन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू द फर्स्ट मेंशन ब्रोकर, के उसने फर्स्ट मेंशन ब्रोकर के साथ अपनी ट्रांजैक्शन की है, क्योंकि उसने नॉन रेजिडेंट के साथ की नहीं है तो इसलिए वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दूसरा, द नॉन रेजिडेंट ब्रोकर इज कैरिंग ऑन सच ट्रांजैक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड नॉट एज अ प्रिंसिपल। तो जब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है नॉन रेजिडेंट ब्रोकर, एज ए प्रिंसिपल नहीं कर रहा, तो तब ये पाकिस्तानी जो ब्रोकर होगा वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नो पर्सन शैल बी डिक्लेयर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन अनलेस द पर्सन हैज़ बिन गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ कमीशन बीइंग हर्ड, कि किसी को किसी नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव प्रूफ करने के लिए या उसमें उसको शो करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले उसको हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी तो फिर कोई डिक्लेयर नहीं किया जा सकता ये नॉन रेजिडेंट पर्सन है। जी, अब सेक्शन है 173 कि लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं और क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ये अब QR कोड के हवाले से जो आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ मिल रही हैं, आप सुन रहे हैं कि कौन जो अगर आप उसको लिंक में ऐड करेंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे या आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये अब लॉ क्या कह रहा है, हम लॉ की बात इसमें करेंगे ताकि आप उस काम को करते हुए केयरफुल रहें। तो ये है जी, लॉ कहता है, सब सेक्शन 1 है, एवरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन इम्पोज बाई आर अंडर द ऑर्डिनेंस ऑन द पर्सन इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो हर रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर परफॉर्मिंग कोई भी ड्यूटी जो इस ऑर्डिनेंस के तहत प्रिंसिपल ने करनी थी वो उसको परफॉर्म करने का ज़िम्मेदार होगा। और दूसरा क्या है कि उसमें टैक्स पेमेंट भी जो एक ऑब्लिगेशन है, टैक्स पेमेंट भी उसकी ज़िम्मेदारी है, तो टैक्स पेमेंट भी वो फिर रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़िम्मेदारी होगी। मीन कि अगर टैक्स में शॉर्ट पेमेंट है और वो शॉर्ट पेमेंट पूरी पेमेंट नहीं की गई और प्रिंसिपल आपको ट्रेसेबल नहीं है, प्रिंसिपल गायब है, प्रिंसिपल दौड़ गया है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है बाकी ड्यूटीज़ के साथ टैक्स पेमेंट की ड्यूटी भी उसमें शामिल होगी। ये कह रहा है सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 2 है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4 any tax that by virtue of subsection 1 is payable by the representatives of the taxpayer shall be recoverable from the representative only to the extent of any asset of the taxpayer that are in the possession or under the control of representatives। अब हमने ये बात तो कर दी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो जिम्मेदार है अपने प्रिंसिपल के सारे टैक्सेस पे करने का,
लेकिन उसमें साथ ये सब सेक्शन 2 कह रहा है कि वो कितनी जिम्मेदारी उस पर है, सिर्फ उतनी जिम्मेदारी है कि जो उसने एक एसेट जिसकी वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव है। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं कि एक पर्सन है, उसकी 2 फैक्ट्रीज हैं आप कह लें। अब 2 फैक्ट्रीज में एक रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर है, दूसरी में दूसरा डिक्लेयर है। अब जिसमें रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर्ड है वो सिर्फ उसी की हद तक रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरे का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो आपने डिक्लेयर करते हुए ये बात अपने जेहन में रखनी है कि आप अपने आप को उसका रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर कर रहे हैं सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन का, तो वो आप उसके टैक्स के पेमेंट के भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरह सब सेक्शन 3 है, एवरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्स पेयर हु पेज एनी टैक्स ओइंग बाय द टैक्स पेयर shall be entitled to recover the amount so paid from the taxpayer or to retain the amount so paid out any money of the taxpayer that are in the representative's possession or under the representative control। तो कोई टैक्स जो के रिप्रेजेंटेटिव्स के कंट्रोल में है, उसकी पोजेशन में है, तो वो उससे रिकवर किया जाएगा, वो उसका रिस्पॉन्सिबल है रिप्रेजेंटेटिव किसी भी प्रिंसिपल का। सब सेक्शन 3A है, any representative or any person who apprehend that he may be assessed as a representative may retain out of any money payable by him to the person or whom's behalf he is liable to pay tax hereinafter referred as section to the principal। कि कोई रिप्रेजेंटेटिव जो ये असेस हो रहा है एज ए रिप्रेजेंटेटिव और उसके पास रिटेन कर रहा है वो कोई भी मनी, प्रिंसिपल की कोई उसके पास अमाउंट है, तो वो रिटेन कर रहा है उसको, ए सम इक्वल टू हिज एस्टिमेटेड लाइबिलिटी अंडर दिस ऑर्डिनेंस एंड इन द इवेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड सच रिप्रेजेंटेटिव्स आर द पर्सन एज द अमाउंट टू बी सो रिटेन्ड such representative a person may obtain from the commissioner a certificate stating the amount of so retained pending final determination of tax liability and the certificate so obtained shall be in the authority of retaining the amount। कि अब ये है कि कोई अमाउंट रिप्रेजेंटेटिव रिटेन कर रहा है और रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल का आपस में इख्तलाफ है, तो अब उस अमाउंट के हवाले से कमिश्नर से ये सर्टिफिकेट लेना होगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव जो है इस अमाउंट का रिस्पॉन्सिबल है, ये अमाउंट ये ओन कर रहा है, इसके पास है। प्रिंसिपल और रिप्रेजेंटेटिव के रिलेटेड ये इशू सेटल होगा थ्रू अ सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट इशू करेगा कमिश्नर। इसी तरह सब सेक्शन 4 है, ये हमने जब सब सेक्शन 1 पढ़ते हुए तो कहा था 3 और 4 के हवाले से, तो एवरी रिप्रेजेंटेटिव शैल बी पर्सनली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ एनी टैक्स ड्यू बाय द रिप्रेजेंटेटिव इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी इफ़ वाइल द अमाउंट रिमेन अनपेड द रिप्रेजेंटेटिव को क्या होगा, तो कहते हैं कि जब लॉ ये कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव जब पर्सनली लायबल है किसी भी अमाउंट को पे करने का और वो रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में, लेकिन वो अमाउंट अनपेड है, वो अमाउंट पे नहीं कर रहा, रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल है लेकिन वो अमाउंट पे नहीं कर रहा, तो उसका क्या हल होगा। तो उसमें क्लास ए कहती है एलिनिएट चार्जेस आर डिस्पोज ऑफ एनी मनी रिसीव्ड आर एक्रूड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज़ पेएबल। तो उसमें ऐसी मनी जो है किस पे नहीं कर रहा, जो उसके पास आई या चार्ज उसने की या डिस्पोज ऑफ की या रिसीव की, अक्रूड है अभी नहीं रिसीव की या एडवांस में रिसीव कर ली, रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स इज पेएबल और उसमें टैक्स पेएबल है। बी है डिस्पोज ऑफ आर अ पार्ट ऑफ द मनी और फंड बिलोंगिंग टू टैक्स पेयर दैट इज़ इन द पोसेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रिंसिपल के वो फंड्स थे लेकिन इसकी पोजेशन में थे रिप्रेजेंटेटिव्स की, और विच कम्स टू बी द रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर टैक्स इज पेएबल इफ सच टैक्स कुड लीगली हैज़ बीन पेड फ्राम आउट ऑफ सच मनी। तो उस फंड्स में से वो रकम जो है वो अदा कर सकता है। ज़ाहिर रिप्रेजेंटेटिव के पास अगर फंड्स हैं तो वो उसमें से कर देगा। इसी तरह सब सेक्शन 5 है, नॉट विथ स्टैंडिंग इन दिस सेक्शन शैल रिलीव एनी पर्सन फ्रॉम परफॉर्मिंग ऑफ एनी ड्यूटी imposed by this ordinance on the person which the representative of the person has failed to perform। तो इस सेक्शन में
अगर वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करता, रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करनी थी जो करनी थी इस ऑर्डिनेंस के तहत वो नहीं करता, तो उसको कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो ये थे आज का लेक्चर। इम्पोर्टेंट थोड़ा सा इस हवाले से भी था कि हमारी एक जो इशू चल रहा है नाउ डेज इन पाकिस्तान के सेल्स टैक्स की जो रजिस्टर्ड पर्सन का अकाउंट है उसमें एसेस के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उन रिस्ट्रिक्शन को अबूर करने के लिए वो सारा प्रोसेस जो एफबीआर कह रहा है क्यूआर कोड आएगा रजिस्टर्ड पर्सन के पास, और क्यूआर कोड वो रजिस्टर्ड पर्सन आपको भेजेगा, फिर आप उसको ओपन करेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको बाईपास करने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिंक में अपने रजिस्टर्ड पर्सन को रख लें, और जब उस रजिस्टर्ड पर्सन की आपके पास एसेस हो जाएगी, जब मर्जी उसका पोर्टल खोल देंगे, तो आप उसका पोर्टल खोल के उसमें काम कर सकते हैं कि आपको ये हैसल से बच जाएगा। तो आप जहां एक हैसल से बचेंगे वहां आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और प्रॉब्लम्स है कि रिप्रेजेंटेटिव्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ पर लॉ मैंने आपको बताई। मैंने उसमें एक्स्ट्रा कमेंट्री से भी थोड़ा सा ग्रेज इसलिए किया कि क्योंकि ये एक लीगल मैटर है, और लीगली अगर आपको कोई चीज़ ऐसी ना स्लिप ऑफ टंग की वजह से कोई ऐसी चीज़ ना बताई जा सके जिस पे आपका नुकसान हो, तो उम्मीद है आप इस सारी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ आप फील कर रहे हैं कि ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।